सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने वाला है हमारा लेक्चर 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है या इसके अंडर कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। दूसरा लेक्चर मैंने लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में, जो आगे मैं आज पार्ट 2 लेके आपके पास आई हूँ। पार्ट 2 के साथ साथ हम पार्ट 3 भी देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा और सेक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरी वीडियोस जो मैं अभी 2 वीडियो में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अगर आपको वो पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं तो जरूर बताना। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो भी बताना, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो वो भी आप जरूर मेंशन करना। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज पढ़ाने वाली हूं मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट का पार्ट 2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेस पे मैंने आपको बोला था कि फ्रूट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक बोला था मैंने सिंपल फ्रूट, दूसरे बोले थे मैंने एग्रीगेट फ्रूट, तीसरे बोले थे मैंने कंपोजिट फ्रूट। इन तीनों टाइप के फ्रूट्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु के आवश्यकता, जलवायु आवश्यकता के आधार पर या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर फ्रूट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रूट को बेटा मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, जो हम पढ़ेंगे, जो हम 1 बाय 1 सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। यहां पे मैंने आपको अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंडिया के मेंशन किए हुए हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बेटा वो आपका एग्रोनॉमी वाला पार्ट है, वो आपको अमन सन आराम से अच्छे से पढ़ा लेंगे। ये जो मेरे टॉपिक के लिए जितना सूटेबल है, जितना मेरे टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, मैं उतना आपको बताने वाली हूं। ठीक है, देखो ये आपका इंडिया का मैप है। यहां से आपकी कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब आप बोलोगे यार ज्योग्राफी क्यों पढ़ाने लग गए हो? ज्योग्राफी नहीं पढ़ानी है मैंने आपको बस 2 चीजें समझानी है इस मैप से, वो आपको समझ आ जानी चाहिए बस। देखो मैंने आपको बोला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा ने इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो जो ये वाला पोर्शन होता है ना बेटा, जो ये वाला पोर्शन होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया। ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। आगे देखेंगे हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस एरिया की। अभी बस आप मैप, जो मेरा मैप लगाने का मकसद है उसको देखो आप। ठीक है, ये वाला भाग हो जाएगा ट्रॉपिकल एरिया, जहां पे ऑलमोस्ट पूरे साल गर्मी ही रहती है। ऑलमोस्ट पूरे साल थ्रू आउट द ईयर गर्मी ही रहती है। ठीक है, अब ये वाली रेंज आ जाती है आपकी हिमालयन रेंज। इतना याद नहीं रखना है आपने, अगर ये चीजें याद रखने वाली नहीं है। मैं इस चीज को बता रही हूं इस पर्पस से कि आपको आगे, देखो कल भी मैंने बताया था कि चीजें आगे बताने से पहले मुझे बेस फॉर्म करना पड़ेगा। बेस फॉर्म करना पड़ेगा तभी तो आपको आगे वाली चीजें समझ आएंगी। जैसे मैंने आपको फ्रूट पढ़ाने से पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था, उसी तरीके से मैं आगे जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूं। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला ये वाला एरिया जो है, यहां पे थ्रू आउट द ईयर, यहां पे ऑलमोस्ट पूरे साल सेम ही, ऑलमोस्ट पूरे साल गर्म ही रहता है, गर्मी ही रहती है। ठीक है, ये वाली रेंज मैंने बोली हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज जो आपका नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, यहां पे कुछ एरिया आपको बहुत ठंडे इलाके मिलेंगे, बहुत ठंडे इलाके मिलेंगे। उनको बोला जाता है बेटा टेम्परेट एरिया, उनको बोला जाता है टेम्परेट एरिया। ठीक है, इनको बोला जाएगा टेम्परेट एरिया या शीतोष्ण क्षेत्र। आगे हम देखेंगे हिंदी में भी क्या क्या बोला जाता है इनको। ठीक है, अब देखो इन दोनों एरिया के बीच में, यहां पे हो गई ज्यादा गर्मी, यहां पे हो गई ठंड। अब इन दोनों एरिया के बीच वाला एरिया जो है ये आ जाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। ये आ जाता है बेटा आपका सब ट्रॉपिकल एरिया, जहां पे गर्मी भी होती है, ना ज्यादा उतनी गर्मी होती है, ना ज्यादा उतनी ठंड होती है। वो आ जाते हैं आपके सब ट्रॉपिकल एरियाज। आई होप आपको थोड़ा मैप में हल्की चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहां पे आपको दिख रहा है अब ये एरिया, ऐसा एरिया जहां पे देखो
ये वाला एरिया भी तो है मैप में। ऐसा एरिया जहां पे पानी कम होता, आपने देखा होगा, सुना होगा कि राजस्थान में पानी कम होता है, सुना ही होता सबने, ठीक है। तो ऐसा एरिया, जो ये एरिया है जहां पे पानी ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता, उसको क्या बोलेंगे हम। ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप मैप से आपको क्लियर हो गई हो चीजें। मैं आपको क्या बताने वाली थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हमने बोला ऐसा एरिया जो ऑलमोस्ट पूरे साल गर्म रहता है, उसको बोला मैंने ट्रॉपिकल एरिया। हिमालयन रेंज मैंने आपको दिखाई थी कि यहाँ पे आपके ठंडे एरियाज लोकेटेड होते हैं, जहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उन एरिया को बोला मैंने टेम्परेट एरिया। इन दोनों के बिटवीन मैंने बोला, इन दोनों के बीच में मैंने बोला सब ट्रॉपिकल एरिया। और यहां पे मैंने बोले आपके एरिड और सेमी एरिड एरिया। एरिड और सेमी एरिड एरिया का मतलब होता है जहां पे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट, जहां पे ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इनको हम वन बाय वन सारा देखेंगे, ऐसा मत समझना कि मैंने यही बताना था। इनके बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। अब आपको पता चलेगा, अब मैं आगे आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैं ये सारी राम कहानी आपको बता क्यों रही थी। चलो आते हैं अब आगे। देखो आगे क्या होगा बेटा, देखो देखो आगे मैंने आपको बोला, मैं आपको ये चीज बोल रही हूं कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं। क्या मैं आपको पढ़ाने जाने वाली हूं क्लाइमेट के बारे में, कि फ्रूट्स के बारे में, कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो पहले हमने बात की थी बेटा ट्रॉपिकल एरिया की, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला टेम्परेट एरिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला इन दोनों के बीच में लाई करता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। अब आइए देखते हैं कि ये सारे एरियाज होते क्या हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये जानते हैं, ठीक है। देखो ट्रॉपिकल एरिया बेटा ऐसे एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया ऐसे एरिया होते हैं जो गर्म इलाके होते हैं। मैंने आपको बोला कि थ्रू आउट द ईयर उसमें क्या होगा, गर्मी ही होती है, ऑलमोस्ट पूरे साल उसमें गर्मी होती है, वो होते हैं आपके ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया होते हैं बेटा ह्यूमिड एरिया, जहां पे नमी बहुत ज्यादा पाई जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और क्या होता है, और वो बहुत गर्म होते हैं, वार्म एरियाज होते हैं। ऐसे एरिया जहां पे बहुत ह्यूमिडिटी पाई जाती है और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर जहां पे होता है, वार्म टेम्परेचर जहां पे होता है, उनको बोला जाता है बेटा ट्रॉपिकल एरिया, उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। और टेम्परेट देख लेते हैं, ऐसे एरिया जहां पे ठंड ज्यादा पाई जाती है, जहां पे ठंड ज्यादा पाई जाती है, तो उनको बोला जाता है टेम्परेट एरिया। ठंडे इलाके जो होते हैं, नॉर्थ में आप देखते हो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, तो ये सारी जो एरियाज होते हैं इनको ये टेम्परेट एरिया में आ जाएंगे कि ये ठंडे इलाके हैं, ठीक है। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ये ठंडे इलाके आ जाते हैं। टेम्परेट एरिया और ट्रॉपिकल एरिया में आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। देखो अब सब ट्रॉपिकल मैंने आपको मैप में भी बोला था, सब ट्रॉपिकल मतलब इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का मतलब ट्रॉपिकल ज्यादा गर्म थे, टेम्परेट ज्यादा ठंडे थे, तो सब ट्रॉपिकल इन दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा, जहां पे आपका उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी और ना ज्यादा उतनी ठंड होगी, माइल्ड कोल्ड होगा, माइल्ड कूल सीजन होगा, विंटर मतलब माइल्ड कूल विंटर होगी, ठीक है। वाइल्ड लिख लिया, माइल्ड, मॉडरेट मतलब बीच की विंटर होगी, मतलब ज्यादा ठंड भी नहीं होगी और ना ज्यादा आपके गर्म होंगे, तो उन इलाकों को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। पहला पॉइंट आई होप दिस इज क्लियर, ज्यादा गर्म इलाके, ज्यादा ठंडे इलाके, इन बिटवीन इलाके सब ट्रॉपिकल आ जाएगा। अब दूसरी चीज आ जाती है, जो टेम्परेट एरिया होते हैं वो ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, ठंड को अगर सहन नहीं कर पाएंगे तो फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला लगना। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में आप बोलते होंगे, हमारी लैंग्वेज में तो पाला बोलते हैं, जो व्हाइट सी ऐसे आइस की जैसी लेयर नहीं फॉर्म होती, उसको फ्रॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ ये जो एरियाज हैं, देखो ये ना ठंड
देखो ट्रॉपिकल एरिया मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, सब ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, टेम्परेट एरिया क्या होता है, ठीक है। ऐसे फ्रूट जो इन एरिया में लगते हैं, ऐसे फ्रूट जो ट्रॉपिकल एरिया में लगते हैं, उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल फ्रूट। नाम से ही चीजें रखी गई होती हैं। ट्रॉपिकल एरिया में लगने वाले फ्रूट्स, ट्रॉपिकल एरिया में उगाए जाने वाले फलों को ही बोला जाता है ट्रॉपिकल फल, उनको ही बोला जाता है बेटा ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। ऐसे फ्रूट जो टेम्परेट एरिया में लगते हैं, ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लगते हैं, उनको बोला जाता है टेम्परेट फ्रूट। एरिया के हिसाब से आपके फ्रूट को कैटेगराइज किया गया है, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कि ये गर्म इलाके हैं तो इन गर्म इलाकों में जो फ्रूट लगेंगे उनको बोला जाएगा ट्रॉपिकल फ्रूट, ठंडे इलाकों में जो फ्रूट लग रहे हैं उनको बोला जाएगा टेम्परेट फ्रूट। इन बिटवीन अगर कंडीशन है, ना ज्यादा गर्मी वाला इलाका है ना ज्यादा ठंड वाला इलाका है, तो उसको बोला जाएगा सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तो जो ट्रॉपिकल एरिया में फ्रूट लगते हैं वो ना ही कोल्ड बेयर कर सकते हैं, वो ना ही ठंड बेयर कर सकते हैं, ना ही फ्रॉस्ट को झेल सकते हैं, ना ही वो ठंडी कंडीशन को झेल सकते हैं, ना ही वो फ्रॉस्ट को झेल सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई साउथ इंडियन है, ठीक है, अगर वो नॉर्थ इंडिया में आते हैं, जैसे मान लो कश्मीर चले गए या हिमाचल चले गए, तो उनको वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि वो वैसी सिचुएशन के लिए है ही नहीं। वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी होती है, ठंड ज़्यादा होती नहीं है, तो उन्होंने देखी नहीं है कि ठंड किस तरीके से होती है। तो ऐसी क्रॉप्स जो ना ज़्यादा कोल्ड, जो ना ज़्यादा ठंड झेल सकती है और ना ही फ्रॉस्ट झेल सकती है, वो सारी क्रॉप आपकी ट्रॉपिकल एरिया में आने वाली हैं, ठीक है। और ऐसी क्रॉप देखो, टेम्परेट एरिया, जो टेम्परेट फ्रूट होते हैं उनकी खासियत होती है ये कि उनको क्या चाहिए, उनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए, उनको ठंडा टेम्परेचर चाहिए किसके लिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए। अगर उनको ठंडा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। टेम्परेट एरिया की मैंने रिक्वायरमेंट ही बोला कि ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लग रहे हैं, तो ऐसे फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लग रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ही है ठंड। उनको फ्लावरिंग करने के लिए या उनको फ्रूटिंग करने के लिए चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। चिलिंग आवर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको कुछ घंटे, मान लो उनको कुछ ऐसे घंटों तक ठंड चाहिए, उनको ठंडे आर चाहिए, उनको चिलिंग आर चाहिए, उनको वो ठंड चाहिए ताकि उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके। तो इन फ्रूट को बोला जाता है टेम्परेट फ्रूट्स। तो उन फ्रूट को बोला जाता है बेटा टेम्परेट फ्रूट। अब जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं वो ठंड तो बर्दाश्त कर देते हैं, वो ठंड तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट वो फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो फ्रॉस्ट, पाला जो पड़ता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। और कमेंट सेक्शन में जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अगर कोई भी डाउट हो आपके तो भी, अच्छा आपको लग रहा है सेशन तो भी, बुरा लग रहा है आपको कुछ सजेशन देने की मैम आप थोड़ा इस तरीके से पढ़ाओ या थोड़ा धीरे हो गया, थोड़ा जल्दी हो गया, तो वो सारी चीजें आप मुझसे एक तो या तो मेरे चैनल पे बोल सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब देखो एक और चीज आ जाती है इसमें, देखो एक और चीज आ जाती है, क्या आ जाती है वो चीज देखते हैं। तो देखते हैं, देखो अब जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं जनरली वो होते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती हैं। ऐसे फ्रूट जिनकी पत्तियां नहीं झड़ती। हम पढ़ते थे ना बचपन में, एवरग्रीन पौधे कौन से होते हैं, डेसिडियस पौधे कौन से होते हैं। डेसिडियस वो होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, एवरग्रीन वो होते हैं जिनकी पत्तियां नहीं झड़ते हैं। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आ जाएंगे आपके एवरग्रीन प्लांट्स। ट्रॉपिकल में क्या होंगे, एवरग्रीन प्लांट्स आएंगे, इनकी पत्तियां नहीं झड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें अब ये दोनों इन बिटवीन है, ये इन बिटवीन है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे डेसिडियस प्लांट, यहाँ पे आपके आ जाएंगे बेटा डेसिडुअस प्लांट्स, और यहाँ पे आपके इन बिटवीन है तो यहाँ पे एवरग्रीन भी होंगे और यहाँ पे डेसिडुअस भी होंगे, और यहाँ पे एवरग्रीन भी होंगे, यहाँ पे आपके डेसिडुअस प्लांट्स भी होंगे। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा तीनों चीजों के बीच में कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं और टेम्परेट फ्रूट क्या होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इसके साथ साथ ही बेटा एक और डिफरेंस है, इसके साथ साथ एक और बहुत
ज्यादा अच्छा डिफरेंस है जो आपसे पूछ लिया जाता है, जो आपसे पूछ लिया जाता है वो है आपका डायर्नल टेम्परेचर में वेरिएशन। अब डायर्नल टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, देखो जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं या ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया में डायर्नल टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होती है, डायर्नल टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगी। अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिन रात के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, दिन में 31 डिग्री है, रात में अगर मैं बोलूं 25 डिग्री है, तो जो डायर्नल टेम्परेचर होता है उसका मतलब होता है दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस। तो ट्रॉपिकल एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे दिन और रात के टेम्परेचर में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए कि ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट और टेम्परेट फ्रूट में क्या डिफरेंस होता है, बाकी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो तो ठीक है, एक ये चीज भी है कि इन एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में जो फ्रूट लगती हैं वहां पे आपकी डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन नहीं पाई जाती है, मतलब जो दिन और रात का आपका टेम्परेचर होता है उसमें उतनी वेरिएशन नहीं होती है। और हालांकि जो टेम्परेट एरिया होते हैं वहां पे आपका डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत पाई जाती है, डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत पाई जाती है। दिन में आपका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, रात में एकदम से आपका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है बेटा डायर्नल टेम्परेचर। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइज किया जाए जो हमने अभी तक पढ़ा। मैंने आपको बोला मैंने आपको ये बोला कि क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से फ्रूट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमने पढ़ा ट्रॉपिकल फ्रूट, दूसरा हमने पढ़ा सब ट्रॉपिकल फ्रूट, तीसरा हमने पढ़ा टेम्परेट फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो वार्म एरिया में लगते हैं, जो गर्म इलाकों में लगते हैं, जहां पे दिन और रात के तापमान में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उन एरिया में जो फ्रूट लगते हैं उनको बोला मैंने ट्रॉपिकल फ्रूट। उसके बाद मैं आई टेम्परेट फ्रूट पे, मैंने बोला कि ऐसे एरियाज जो बहुत ठंडे होते हैं उनको बोला जाता है टेम्परेट एरिया, और ऐसे फ्रूट जो उन एरिया में लग रहे हैं उनको बोला जाता है टेम्परेट फ्रूट्स। और इसमें डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, अगर दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो रात में कम होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है दिन और रात के टेम्परेचर में। फिर हमने बात की सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की। सब ट्रॉपिकल फ्रूट में मैंने ऐसे बोला इन फ्रूट्स में या जो सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं यहां पे कंडीशन ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच की कंडीशन होती है, ना ज्यादा गर्म इलाके होते हैं ना ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जब जो फ्रूट लगाया जाता है उनको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल। मैं ये मान के चल रही हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, एग्जाम्पल्स ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, एग्जाम्पल्स ऑफ टेम्परेट फ्रूट। ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में लगते हैं, तो वो हैं, देखो ट्रॉपिकल फ्रूट्स को उष्ण कटिबंधीय फल भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स होए उष्ण कटिबंधीय फल। तो ऐसे कौन कौन से फ्रूट हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में लगते हैं, तो वो हो जाएंगे बेटा आपका मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, सपोटा, गवावा, ग्रेप्स, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट। पाइनएप्पल और जैक फ्रूट, ये सारी चीजें आप अब अगर अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आगे भी आपको कोर्सेज आएंगे जिसमें आपको अलग अलग से सारे फ्रूट्स पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि एग्रीकल्चर में उतना नहीं होता है, अगर आप बेसिक हॉर्टिकल्चर कर रहे हो तब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आगे आप इन फ्रूट्स के बारे में जानेंगे कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं। एक अलग से होगा कि ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, टेम्परेट फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से फ्रूट ट्रॉपिकल फ्रूट में पाए जाते हैं, कौन कौन से फ्रूट आपके सब ट्रॉपिकल फ्रूट में आते हैं। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है आपका, सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है उपोष्ण कटिबंधीय फल। उपोष्ण कटिबंधीय फल को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल फल, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट में आपके एग्जाम्पल आएंगे बेटा मैंगोस्टीन, एवोकाडो,
लीची, रामबुटान, लोकाट, दूरियां, परसिमन, पैशन फ्रूट, ये सारे आपके एग्जाम्पल रहने वाले हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट के। देखो बेटा, आप अपने सेमेस्टर के, आप अपने अभी ग्रेजुएशन ही कर रहे हो, आपके लिए ये क्रैमिंग, मतलब ऑलमोस्ट क्रैमिंग ही बोल सकते हैं, रट्टाफिकेशन ही है, ठीक है। अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अभी से ही अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आगे बेटा मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे ये सारी चीज़ें फिर से आपको पढ़ने को मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगी। आपने करना ये है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। देखो ये जो अभी देखो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ में आपका सेकंड सेमेस्टर में, देखो आपको ये करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहना है, उस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ लिया ना, जब आप आगे मान लो फर्दर स्टडी करते हो, एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, या अगर आप जॉब की तैयारी करते हो, तो फिर से यही चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तब आप उन नोट्स को फिर से देखोगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी याद करने में। आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, मैंगो है, पपाया है, ग्रेप्स है, सपोटा हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सारे आपके ट्रॉपिकल में आ जाएंगे। सब ट्रॉपिकल में आपके लीची आ जाएगा, रामबुटान आ जाएगा, लोकाट आ जाएगा, दूरिया आ जाएगा, परसिमन आ जाएगा। इस तरीके से आपकी टिप्स पे होंगी वो चीजें। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन है, थोड़ा नहीं काफी मात्रा में है, भर भर के है, तो आपको दिमाग पे उतना जोर भी नहीं डालना है, मेरी मानो। मतलब मैंने भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपको पता क्या करना है, आपको पढ़ना इस तरीके से, एक तो डेली का, हमारी क्लासेस आती है तो डेली का पढ़ा, डेली का रिवाइज करते बने, और रिवाइज इस तरीके से करना कि वीकली भी आपने रिवीजन करना है। वीकली पढ़ लो कि जितना एक वीक में मैंने पढ़ा है, संडे रख लो कि एक वीक में मैंने जितना पढ़ा है वो पढ़ लिया, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ईजिली याद होंगी, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट के एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए, हमने सब ट्रॉपिकल फ्रूट के एग्जाम्पल पढ़ लिए, और उसके बाद आते हैं आपके टेम्परेट फ्रूट जो ठंडे इलाकों में लगते हैं। जैसे आप कश्मीर अगर घूमने गए होंगे, तो आप सोचते ना वहां से वॉलनट ले आते हैं, नट्स लेके आते हैं, ऑलमंड लेके आते हैं, कैश्यू लेके आते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे नट्स हैं, वॉलनट है, ऑलमंड है, पिस्ता नट है, ठीक है, और इसके बाद पिका नट है, वो सारे आपके ठंडे इलाके में लगते हैं। आप बोलते हैं ना कश्मीर का सेब खाना है, कश्मीर का सेब खाना है, ठीक है। तो सेब है, पियर है, क्वींस, पीच, प्लम जो हैं वो सारे आपके ठंडे फ्रूट हैं, वो सारे फ्रूट आपके ठंडे इलाके में लगते हैं। एप्पल, पियर, क्वींस, पीच, प्लम, ऑलमंड, वॉलनट, पिस्ताचियो नट, पिका नट, ये सारे के सारे फ्रूट आपके टेम्परेट फ्रूट में आते हैं। ये सारे के सारे आपके टेम्परेट फ्रूट में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एरिड और सेमी एरिड फ्रूट, शुष्क और अर्ध शुष्क फल क्या होते हैं। ऐसे फल जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में लगते हैं, ऐसे फल जो उन एरियाज में लगते हैं जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा नहीं है, जहां पे पानी का अभाव है, उन क्षेत्रों में जो फल लगते हैं, उन क्षेत्रों में जो फल लगते हैं उनको बोला जाता है शुष्क और अर्ध शुष्क फल, एरिड और सेमी एरिड फ्रूट्स उनको कहा जाता है। तो आपने ये देखा भी होगा कि बेर जहां पे लगता है वहां पे अगर पानी नहीं भी है तो वहां पे बेर सर्वाइव कर जाता है। आंवला आपने देखा होगा कि आंवला भी ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में नहीं लगता है। पोमग्रेनेट हो जाएगा आपका, डेट पाम हो गया जो छुआरा होता है, उसके लिए भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए ज्यादा। फिग हो गया, बेल हो गया, जामुन हो गया, फालसा हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी एरिड और सेमी एरिड फ्रूट्स में आने वाली हैं। ये सारे की सारी चीजें आपकी आएंगी एरिड और सेमी एरिड फ्रूट्स में। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक हमने एक ही क्लासिफिकेशन पढ़ी है बेटा, ट्रॉपिकल फ्रूट्स क्या होते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्या होते हैं, टेम्परेट फ्रूट क्या होते हैं, एरिड और सम एरिड सेमी एरिड फ्रूट्स क्या होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज मैंने 2-3 बार रिपीट कर लिया है। मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ आपको, मैं इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, आपको इस क्लास से ही याद हो जाए। बाकी आपने इस तरीके से भी करना है कि जैसे जैसे जिस दिन क्लास लगा ली ना, रिवीजन कर लिया, नोट्स बना के रिवाइज कर लिया, नोट्स बना के रिवाइज कर लिया, उस तरीके से आपके दिमाग में ये चीजें पक्की बैठेंगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं कि आगे किस बेस पे हमारा
क्लासिफिकेशन है। आगे की क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन दर के आधार पर, रेस्पिरेशन के आधार पे फलों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट, दूसरे होते हैं हमारे नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। क्लाइमैक्टेरिक और नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट जो हैं वो आपके रेट ऑफ रेस्पिरेशन के आधार पे क्लासिफाई किए गए हैं। तो पहले फ्रूट आते हैं बेटा आपके क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। अब देखो क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट कौन से होते हैं, यहां पे देखो, यहां पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखो 1 सेकेंड। चलो देखो, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट होते हैं जो आप, जैसे मान लो यहां पे आपको एक फल दिख रहा होगा, यहां पे मैंने पीच का एग्जांपल दिया हुआ है। पीच है, पीच मतलब आड़ू, आड़ू को उसके पेड़ से निकाला, आड़ू को उसके पेड़ से निकाला मतलब हार्वेस्टिंग की, तुड़ाई की। हम बोलते हैं ना कि हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, एप्पल की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब उसको प्लांट से निकालना, उसका तुड़ान करना, उसकी तुड़ाई करना, ठीक है। जब प्लांट की हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद भी जो फ्रूट राइप होता है, जो फ्रूट आगे पकता रहता है तुड़ाई के बाद भी, उसको बोला जाता है बेटा क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। यहां इस वीडियो में आपको ये चीज दिख रही होगी कि पीच को प्लांट से निकाला गया है, हरा था, वो पीच हरा था, पीच पहले हरा था, जब उसको उसकी तुड़ाई की, उसकी हार्वेस्टिंग जब की तब वो ग्रीन कलर का था, और तुड़ाई के बाद वो येलो कलर अचीव कर रहा है, तुड़ाई के बाद वो येलो कलर आ रहा है उसमें। तो ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद भी राइप करें, ऐसे फ्रूट जो तुड़ाई के बाद भी पक सकते हैं, उनको बोला जाता है बेटा क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। ये आपसे पूछा ही, डिफरेंसेस में ये क्वेश्चन इतना आता है ना बीएससी में, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं, नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं। क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट मैंने आपको बताया, ऐसे फ्रूट जो राइप करते रहते हैं इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, वे फल जो तुड़ाई के बाद भी पकते रहते हैं, उनको बोला जाता है क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। पेड़ पे भी वो पक सकते हैं, अगर पेड़ से मैंने उसको निकाल दिया उसके बाद भी वो पकते रहेंगे। अब ऐसा होगा क्यों, पेड़ के बाद भी, मतलब तुड़ाई के बाद भी वो क्यों पकते रहेंगे? वो पकते रहेंगे बिकॉज ऑफ हाई रेस्पिरेशन रेट and high ethylene content and high ethylene concentration, high ethylene concentration। आपने इथाइलिन का नाम सुना होगा, आपको पता होगा, अगर आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा है तो आपने पढ़े होंगे 5 हार्मोन। एक प्लांट, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे ही प्लांट के बॉडी में, प्लांट के स्ट्रक्चर में भी अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं। ऑक्सीन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है, इथाइलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आगे हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इथाइलिन का जिक्र यहां पे हुआ इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूं, ठीक है। इथाइलिन भी बेटा एक प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट को पकाने में मदद करता है, तो मैंने आपको बोला क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट को तुड़ाई के बाद भी वो पकता है। वो क्यों पकता है? क्योंकि उसका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है। राइपनिंग के दौरान, पकने के दौरान, ऐसे फ्रूट जिनमें पकने के दौरान, राइपनिंग के दौरान हाई रेस्पिरेशन रेट रहता है या हाई इथाइलिन कॉन्सेंट्रेशन रहता है, उनको बोला जाता है क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। अगर फ्रूट में इथाइलिन प्रोडक्शन हो रही है, तुड़ाई के बाद भी हो रही है, तो वो तो पकता रहेगा ना। तो क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद भी पकते हैं, जो तुड़ाई के बाद भी पक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुड़ाई के बाद, मतलब हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग राइपनिंग, पकने के दौरान उसका रेस्पिरेशन रेट और इथाइलिन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उस वजह से वो आगे पकते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मैंगो हो जाएगा या बनाना हो जाएगा या पपाया हो जाएगा या एप्पल होगा। देखो बनाना का एग्जांपल लेते हैं। बनाना आप देखते हो मार्केट में आपने देखा हरे बनाना भी हैं, पीले बनाना भी हैं, ठीक है। आपने क्या हरे बनाना ले लिए, तो आपने देखा कि 2-4 दिन बाद वो हरे बनाना येलो हो रहे हैं, वो हरे बनाना खुद ही पीले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं?
बिकॉज दे आर क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। उन फ्रूट में रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, उन फ्रूट में राइपनिंग के दौरान रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है और इथाइलिन प्रोडक्शन होती रहती है। तो वो इथाइलिन क्या कर रहा है, उन फ्रूट्स को पका रहा है। मतलब पेड़ पे ना होने के बावजूद भी वो फ्रूट पकते रहते हैं, तो उन फ्रूट्स को बोला जाता है बेटा क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। आई होप क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहना बेटा, मतलब रिव्यू आप देते रहना कि आपको क्लासेस किस तरीके से लग रही है। ठीक है, जरूर देना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं आपके नॉन क्लाइमैक्ट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बनाना का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे पीच आ जाएगा। पीच मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हरी स्टेज में अंकल जी ने वो पीच निकाला और कुछ दिन बाद वो खुद ही येलो हो गया, कुछ दिन बाद वो खुली पक के येलो हो गया। ठीक है, उसके बाद एप्पल भी आपका क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट होता है। टमाटो देखना, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी घर पे टमाटर लगाए होंगे, आपकी मम्मी बोलती है कि इसको हरे हरे निकाल दो, हरे हरे ही निकाल दो, ये पक जाएंगे खुद। क्यों पकेंगे? क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट हैं, खुद ही पक जाएंगे, हार्वेस्टिंग के बाद भी ये पक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे मस्क मेलन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने बेटा याद रखने हैं, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट पे। नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट क्या होते हैं? नॉन हो गए इससे उल्टा, क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट ऐसे फ्रूट थे जो हार्वेस्टिंग के बाद पक रहा था। तो ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकेंगे, भाई हमने पकना ही नहीं है, फ्रूट बोलेंगे हम पकेंगे तो सिर्फ पेड़ पे पकेंगे। पेड़ से अगर तुमने मुझे निकाल दिया तो हम नहीं पकने वाले, हम नहीं राइप होंगे अगर तुमने मेरी हार्वेस्टिंग कर दी है। तो ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकते हैं, ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकते हैं, उनको बोला जाता है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। कारण वही है, उन फ्रूट्स में रेस्पिरेशन रेट, जब मैं बोल रही थी ना रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तो इसमें रेस्पिरेशन कांस्टेंट ही रहता है, इसमें रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ता है, ना के बराबर बढ़ता है। और इसमें इथाइलिन कंसंट्रेशन भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि अगर इथाइलिन कंसंट्रेशन बढ़ता तो फ्रूट राइप होता। तो इन फ्रूट्स में क्या होता है बेटा, ना ही रेस्पिरेशन रेट और ना ही इथाइलिन कंसंट्रेशन बढ़ती है ड्यूरिंग राइपनिंग के दौरान, फ्रूट पकने के दौरान क्या होता है, ना ही इथिलीन प्रोडक्शन होती है और ना ही इसमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। तो इन फ्रूट को बोला जाता है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट से जो उल्टे फ्रूट होंगे, ऑपोजिट फ्रूट होंगे, उनको बोला जाएगा नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला दोज फ्रूट दैट डोंट राइपन, ऐसे फ्रूट जो हार्वेस्टिंग के बाद भी नहीं पकेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकते हैं, उनको बोला जाता है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। रीजन बता दिया कि ना ही इसमें इथाइलिन प्रोडक्शन होती है, ना ही इसमें रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज आता है, एनी मतलब ज्यादा चेंज नहीं आता, कांस्टेंट सा वो चेंज होता है। तो उन फ्रूट को बोला जाता है नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट। एग्जाम्पल, आपने अगर ग्रेप्स लगाए होंगे, अगर आपने ग्रेप्स देखे तो होंगे, लगाए होंगे, अगर आप अंगूर को निकालते हो, अगर आप अंगूर निकालते हो तो वो अंगूर जैसे आपने निकाले होंगे वो वैसे ही रहेंगे, वो उससे ज्यादा नहीं पकेंगे। ऐसा नहीं है कि अंगूर पहले ही निकाल दे कि यार धीरे धीरे पक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और आपका सिट्रस फ्रूट जो आपके लेमन आ जाता है, माल्टा आ जाता है, मौसमी आ जाता है, किन्नू आ जाता है, उनमें भी बेटा ऐसा होता है। आपने कभी देखा कि हरा नींबू निकाला और वो बाद में पीला हो गया होगा? नहीं, वो पीला तब तक होगा जब तक वो पेड़ पे जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ पे मैंने हरे फॉर्म में अगर हरा नींबू मैंने निकाल दिया, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि वो पीला हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट में आ जाता है, क्योंकि वो नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट में आ जाता है। तो नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट में एग्जांपल होंगे अंगूर आ जाएंगे, सिट्रस फ्रूट आ जाएंगे, जैसे आपका संतरा होगा, नींबू होगा, पाइनएप्पल आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल आपके नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट के रहने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिट्रस फ्रूट बताए हुए हैं, सिट्रस फ्रूट आ जाएंगे, देखिए माल्टा है, आपका किन्नू है, स्वीट ऑरेंजेस है, मौसमी है, यहाँ पे आपके अंगूर दिखाए हुए मैंने, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी बताए हुए हैं। तो ये सारे बेटा आपके नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा? आगे आ जाएगा हमारा अलग क्राइटेरिया। आगे हमारा एक और क्राइटेरिया आ जाएगा कि ऐसे फ्रूट को हमने लाइफ स्पैन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है। फ्रूट को हमने लाइफ स्पैन के हिसाब से भी क्लासिफाई किया है कि ऐसे फ्रूट जो थोड़े से टाइम के लिए होगा उनको क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रूट जो लंबे टाइम तक जीते हैं उनको क्या बोलेंगे। तो लाइफ स्पैन के बेस पे फ्रूट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो वो हम समझेंगे, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला जो टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन वो आ जाता है आपका एनुअल्स। वो आ जाता है आपका एनुअल फ्रूट्स। एनुअल फ्रूट को बोलेंगे हम वार्षिक फल। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार मेरी इनकम एनुअली इतनी है, मतलब एक साल की इनकम मेरी इतनी है, तो एनुअल्स भी उससे ही नाम आपका बना हुआ है। एनुअल्स भी आपका नाम वहीं से बना हुआ। देखो, एनुअल में दो कंडीशन होती है बेटा। देखो एनुअल्स ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो एक सीजन में अपनी पूरी ग्रोथ कर रहे हैं। एक ही सीजन में उसमें क्या हो रहा है, एक ही सीजन में उसमें फूल, एक ही सीजन में उसमें स्टेम भी आ रही है, एक ही सीजन में उसमें पत्तियां भी आ रही हैं, एक ही सीजन में उसमें फूल भी बन रहे हैं, एक ही सीजन में उसमें फ्रूट भी आ रहे हैं, और एक ही सीजन में उसके सीड भी बन रहे हैं, और एक ही सीजन में वो मर भी रहा है। सारी चीजें जब वो एक सीजन या एक साल में करता है, सारी चीजें जो एक प्लांट एक सीजन में करता है या एक पूरे साल में कर रहा है, उसको बोला जाता है एनुअल। एक ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में कर रहा है या एक साल में कर रहा है, उसको बोला जाता है एनुअल्स। उसको बोला जाता है एनुअल्स। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा और समझ लिया जाए। देखो मैंने बेटा आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला एनुअल्स ऐसे प्लांट होते हैं, एनुअल्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को एक सीजन में या एक साल में, एक सीजन में या एक साल में कंप्लीट कर रहे हैं, एक ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, उनको बोला जाता है एनुअल प्लांट। अब आप बोलोगे लाइफ साइकिल का क्या मतलब होगा? एक प्लांट की लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है? हमारी लाइफ साइकिल क्या है? हमारा जन्म हुआ, बड़े हुए, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, तो वो हमारी लाइफ साइकिल है। उसी तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल भी इसी तरीके की होती है। प्लांट की लाइफ साइकिल भी 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। एक होती है वेजिटेटिव स्टेज, दूसरी होती है आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज, तीसरा हो जाएगा आपका सेनिसेंस, रिप्रोडक्टिव, तीसरा हो जाएगा आपका सेनिसेंस या डेथ, सेनिसेंस या डेथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो अब देखो वेजिटेटिव स्टेज का मतलब होता है बेटा जब एक पौधे में, जब एक प्लांट में शूट्स या पत्तियां आ रही हैं, तना या पत्तियां आ रही हैं, लीव्स या शूट्स जब एक प्लांट में बनती है, उसको बोला जाता है उसकी वेजिटेटिव स्टेज, उसको बोला जाता है उसकी वेजिटेटिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज प्लांट की होती है जब उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, जब उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आती है, उसको बोला जाता है बेटा रिप्रोडक्टिव स्टेज। और सेनेसेंस और डेथ स्टेज ऐसी होती है जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होके वो मर जाएगा, उसको बोला जाता है सेनिसेंस स्टेज। तो मैंने आपको ये बोला कि एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल वेजिटेटिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और सेनेसेंस और डेथ एक ही सीजन में कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही साल में कंप्लीट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है एनुअल। वो एक ही सीजन में शूट भी आ रही है, लीफ भी आ रही है, फ्लावर भी आ रहे हैं, फ्रूट भी आ रहे हैं, सीड भी आ रहा है और मर भी जा रहा है। एक सीजन या एक साल के विद रिस्पेक्ट टू अगर लाइफ साइकिल कोई प्लांट अपनी पूरी कर रहा है, अगर एक प्लांट अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन या एक साल में पूरी करता है तो उसको बोला जाता है बेटा एनुअल। सारी चीजें वो एक साल में ही कर रहा है, सारी चीजें वो एक सीजन में ही कर रहा है, उसको बोला जाता है एनुअल, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो एनुअल्स भी इस तरीके से जीते हैं, यार जिंदगी एक सीजन या एक साल तक ही चलेगी, सब कुछ कर लेता हूं,
हूँ, शूट भी उगा लेता हूँ, लीफ भी उगा लेता हूँ, रूट भी उगा लेता हूँ, फ्रूट भी उगा लेता हूँ, फ्लावर भी उगा लेता हूँ, सीड भी उगा लेता हूँ और मर भी जाता हूँ। ठीक है, तो एनुअल्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लाइफ साइकिल एक सीजन या एक ईयर तक का होता है। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा इतना तो। दे ग्रो, फ्लावर, फ्रूट एंड डाई इन द सेम ईयर। वो उसी साल में सब कुछ चीजें करेंगे, जन्म से लेके मरण तक उनका उसी साल उसी सीजन में होगा। उन प्लांट को बोला जाता है बेटा एनुअल्स, उन प्लांट को बोला जाता है एनुअल्स। और एनुअल्स में आते हैं मेनली आपकी फ्लावर क्रॉप्स। एनुअल में आती हैं आपकी मेनली फ्लावर क्रॉप्स या वेजिटेबल क्रॉप्स। ठीक है, फ्लावर क्रॉप्स और कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स आपकी एनुअल प्लांट्स में आ जाती हैं। हॉर्टिकल्चर में अब हम सारी चीजें पढ़ेंगे, हम फ्रूट भी पढ़ेंगे, हम वेजिटेबल भी पढ़ेंगे, हम फ्लावर भी पढ़ेंगे, तो इसमें आपके मेनली फ्लावर क्रॉप्स और वेजिटेबल क्रॉप्स आएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आता है उसके बाद बाइनियल। बाइनियल नाम से पता चल रहा है, बाइनियल 2 साल, 2 साल या 2 सीजन। ठीक है, साल और सीजन इसमें साथ साथ चलेंगे। या तो एक सीजन, जैसे एनुअल में मैंने बोला था, लाइफ साइकिल या तो एक सीजन में कंप्लीट होगी या एक साल में कंप्लीट होगी। बाइनियल में भी हम उस तरीके से बोलेंगे, लाइफ साइकिल, एक ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन में पूरी करता है या 2 ईयर में पूरी करता है, उसको बोला जाता है बेटा बाइनियल फ्रूट। उसको बोला जाता है बाइनियल फ्रूट या द्विवार्षिक फल। द्विवार्षिक फल ऐसे फल होते हैं जो अपना जीवन चक्र, जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में पूरा करते हैं, उनको बोला जाता है बाइनियल फ्रूट्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अगर आप घर पे कोई काम धंधा करते हो, जैसे मम्मी की मदद करते हो, अगर आपने कभी कैरेट लगाया होगा, अगर आपने कभी कैरेट लगाया हो या कैबेज लगाया हो या अनियन लगाया हो या कॉलीफ्लावर लगाया हो, सबके लिए कंडीशन सेम है क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे बाइनियल के। ठीक है, अगर आपने कभी ये सारी चीजें उगाई होंगी, अगर आपने कभी ये सारी चीजें लगाई होंगी, तो आपने ये देखा होगा, आपने ये चीज देखी होगी। जैसे मैं कैबेज का एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, कैबेज का एग्जाम्पल लेते हैं। ओ शिट, कैबेज का एग्जाम्पल लेते हैं। तो कैबेज में क्या होता है, एक सीजन में उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, एक सीजन में उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। ठीक है, एक सीजन में होगी उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकंड सीजन में होती है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सेकंड सीजन में होती है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और इसके बाद प्लांट मर जाएगा, इसके बाद प्लांट जाके मर जाएगा। एनुअल में हमने बात करी थी, एक ही सीजन में सारी चीजें हो रही थी, एक ही सीजन में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही थी, एक ही सीजन में उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी हो रही थी। बट बाइनियल में हम बोल रहे हैं इसमें ऐसे प्लांट आ जाएंगे, ऐसे फ्लावर आ जाएंगे, ऐसे फ्रूट आ जाएंगे जिसमें पहले सीजन में उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है और दूसरे सीजन में उसकी हो रही है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है। अगर आपने कभी कैबेज लगाया होगा तो आप ये देखते होंगे कि कैबेज एक सीजन में, तो कैबेज में वो जो कैबेज का स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है, हेड होता है। कैबेज का हेड खाते हैं हम, या हम वेजिटेबल में पढ़ेंगे। कैबेज में लीफी स्ट्रक्चर होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीफ होता है, स्टेम होता है। तो कैबेज का जो लीफी स्ट्रक्चर होता है वो हो गई उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, वो हो गई उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ। तो वो पूरी करता है एक सीजन में। एक सीजन में सिर्फ उसमें हेड ही बनेगा, एक सीजन में उसमें हेड ही बनेगा। दूसरा सीजन में वो फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। दूसरे सीजन में फिर उससे ऊपर क्या बनेगा, फ्लावरिंग स्टॉक बनेगा। फ्लावरिंग स्टॉक में फूल बनेंगे, फूल से आगे फ्रूट बनेगा या आगे सीड बनेगा। मतलब एक सीजन में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, दूसरी सीजन में होगी आपकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। इस सीजन में मुझे सिर्फ कैबेज का हेड खाने को मिल रहा था, इस सीजन में मैं देख पा रही हूं कि मैं उस कैबेज से आगे सीड प्रोडक्शन भी कर पा रही हूं। मुझे उस कैबेज से क्या हुआ, देखो मान लो ये कैबेज का स्ट्रक्चर है, ये मान लो कैबेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग मेरी वो कर लेना क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये मान लो कैबेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। ये मान लो कैबेज का स्ट्रक्चर है, तो पहले जो पहला सीजन होगा उसमें हमें ये हेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरे सीजन में यहां से क्या होता है, यहां से एक फ्लावरिंग स्टॉक, एक स्टॉक अराइज होती है जिसमें ऊपर फूल लगते हैं। उन फूलों में होगा फिर सीड प्रोडक्शन, उन फूलों में आगे सीड बनेगा। सीड प्रोडक्शन के बाद फिर वो प्लांट वहीं मर जाएगा। तो बाइनियल में मैंने बोला ऐसे प्लांट जो 2 सीजन्स में या 2 साल में अपना लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है, उनको बोला जाता है बेटा बाइनियल प्लांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कैबेज बोला, कॉलीफ्लावर बोला, कैरेट बोला, अनियन बोला। उन सभी फ्रूट्स या उन सभी वेजिटेबल में सेम ही सिनेरियो पाया जाता है, सेम ही सिनेरियो पाया जाता है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, these plant take 2 years to complete their life cycle। 2 सालों में या 2 सीजन में ये अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, तो उनको बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, बाइनियल। अब देखो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि पहले साल में वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, पहले साल में वो वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे, और दूसरे साल में वो फ्लावर देंगे, फ्रूट देंगे, सीड प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे, उसके बाद वो जाके मर जाएंगे। उसको बोला जाएगा बेटा बाइनियल फ्रूट्स या बाइनियल प्लांट्स, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। अब आगे क्या है, एनुअल भी हमने पढ़ लिए, बाइनियल भी हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पेरिनियल प्लांट्स। अब पढ़ते हैं बहुवार्षीय, बहुवर्षीय फल। बहुवर्षीय नाम से पता चल रहा है बेटा, नाम से बच्चों पता चल रहा है बहुवर्षीय, बहुत साल तक जो प्लांट जीते हैं, बहुत साल तक वो जो प्लांट जीते हैं उनको बोला जाता है पेरिनियल प्लांट। ऐसे प्लांट जो बहुत साल तक जीते हैं, those plant which live for many years, often decades, बहुत सालों तक जीते हैं जो प्लांट, उनको बोला जाता है पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट में मैक्सिमम एग्जाम्पल आएंगे आपके फ्रूट्स, फ्रूट्स के एग्जाम्पल आएंगे। आपने देखा होगा, आप बगीचे लगाते हो, आम के बगीचे लगाते हो, सेब के बगीचे लगाते हो, आड़ू के बगीचे लगाते हो, एप्रिकॉट के बगीचे लगाते हो, जिस भी फ्रूट ट्री के आप बगीचे लगाते हो, वो आपने देखा होगा कि आप एक बार प्लांट लगाओगे, आप एक बार प्लांट लगाओगे, उसमें एक साल क्या होगा, एक साल फ्लावरिंग भी आएगी, एक साल फ्रूटिंग भी आएगी, उसके बाद अगले साल फिर से वो रिपीट होगा। वो प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बाद मर नहीं रहा है, उसकी उतनी ही लाइफ साइकिल नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एनुअल और बाइनियल प्लांट में बोला था, वो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन या एक साल में पूरी कर रहे थे और उसके बाद वो मर भी जा रहा था। एनुअल में मैंने आपको बोला एक सीजन में और एक साल में वो सब कुछ चीजें कर रहा है और उसके बाद वो मर रहा है, उसके बाद हमें फिर से नया प्लांट लगाना पड़ेगा। मान लो मैंने मैरीगोल्ड लगाया है, मान लो मैंने गेंदे का फूल लगाया है, मैंने क्या किया, गेंदे का फूल लगाया तो उसमें ग्रोथ हुई, धीरे धीरे शूट्स आई, लीव्स आई, उसके बाद फूल आया, उसके बाद उसमें सीड प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद वो मर जाएगा। उसके बाद मुझे नए गेंदे का पौधा लगाना पड़ेगा, वो पौधा वहीं मर जाएगा। सीड के बाद वो पौधा डेड, उसका काम वहीं खत्म, लाइफ साइकिल उसने पूरी कर ली तो वो हो गया काम उसका। बाइनियल में भी इसी तरीके का सिनेरियो रहता है। एक सीजन में उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी की, दूसरे सीजन में उसने अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पूरी की और उसके बाद वो भी मर जाएगा। जैसे मैंने आपको कैबेज का एग्जांपल दिया था, कैबेज का पौधा मैंने लगाया, उसका हेड आया, उसमें सीड प्रोडक्शन हुई, उसके बाद वो मर जाता है, उसके बाद वो मर जाएगा। ऐसा नहीं कि उस कैबेज से मुझे सालों तक प्रोडक्शन मिलती रहेगी कि एक बार मैंने कैबेज लगा दिया और उसमें अगली बार भी फ्रूटिंग आएगी, उसमें अगले साल भी फ्रूटिंग आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। एनुअल और बाइनियल के केस में ऐसा नहीं होता है। उसमें जैसे उन्होंने एक बार अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर दी, उसके बाद वो खुद ही मर जाते हैं, उसके बाद हमें नई प्लांटिंग करनी पड़ती है। बट पेरिनियल के केस में जैसे मैं आपको बता रही हूं, पेरिनियल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत सालों तक जीते हैं, बहुत सालों तक जो प्लांट जीते हैं उनको बोला जाता है पेरिनियल प्लांट। जैसे आप फ्रूट ट्रीज देखते हो, जैसे आप मैंगो देखते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, हर साल फूल आएंगे, हर साल आपको फल मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार फल देके मैंगो का पौधा लुढ़क गया, मैंगो का पौधा मर गया, ऐसा नहीं है। वो पेरिनियल
पेरिनियल प्लांट में आ जाएंगे कि वो हर साल फ्लावरिंग करेंगे, फ्रूटिंग करेंगे, फिर भी वो जिंदा रहेंगे। थ्रू आउट द ईयर वो जिंदा रहेंगे। दे बियर फ्रूट एवरी सीजन, ये हर साल क्या करते हैं, फ्रूट बेयर करते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो आपके बहुत सालों तक, ऐसे प्लांट जो आपके बहुत सालों तक जीते हैं, उनको बोला जाता है बेटा पेरिनियल प्लांट। तो सारे जितने भी आपके फ्रूट्स के एग्जांपल आपको याद है सारे लिख डालो। मैंगो लिख डालो, एप्पल लिख डालो, पियर लिख डालो, पीच लिख डालो, सारे आपके पेरिनियल प्लांट में आएंगे। आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है कि किस तरीके से, देखो 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, अब कल हम क्लासिफिकेशन, रेस्ट क्लासिफिकेशन हम कल क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हो गया, टाइम हो गया थोड़ा रुक जाओ, क्या कर रही हूं तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। कल हमारा देखो, कल हमारा होगा क्लासिफिकेशन पार्ट 3, जो आखिरी पार्ट होगा क्लासिफिकेशन का, जो आपका आखिरी पार्ट होगा आपकी क्लासिफिकेशन का। तो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। रिकैप, जैसे होता नहीं था कोई आपका क्या बोलते हैं उसको, सीरियल होता है कि रीकैप, अगले दिन पढ़े तो रीकैप, अगर उसी दिन पढ़े सॉरी अगले दिन पढ़े नहीं, अगले दिन कोई आपका एपिसोड चला तो रीकैप, कि पिछले दिन क्या हुआ था ये जान लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपका रीकैप करवा लेती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा वो जान लेते हैं। आज हमने बेटा सबसे पहले ये जाना कि फ्रूट्स को हमने किन किन भागों में क्लासीफाई किया, किन किन भागों में हमने उसको डिवाइड किया है जलवायु के हिसाब से, उसकी उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने आपको बताया फ्रूट को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एंड टेम्परेट फ्रूट। ये चीज हमने की। उसके बाद मैंने आपको बोला कि फ्रूट को रेस्पिरेशन के हिसाब से कितने भागों में डिवाइड किया है, जिसमें हमने पढ़े क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। मैंने आपको बताया था क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद भी पकते हैं, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकते हैं। फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने पढ़ा लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली, कि लाइफ साइकिल के हिसाब से फ्रूट को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले आ जाता है आपका एनुअल, दूसरा आ जाता है आपका बाइनियल, तीसरा आ जाता है आपका पेरिनियल। कुछ हमारी क्लासिफिकेशन अभी भी बचती है जो हम करेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा तो तब भी कमेंट सेक्शन में प्लीज बेटा कमेंट करना, जो भी चीजें आपको लग रही हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तब भी आप बताना, कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्पीड में इश्यू है तो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड और हाँ ठीक है, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल, देखो अगर आप बच्चे नए हो, सारे बच्चे अगर नए हैं, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम। इसके साथ साथ ही बेटा आपको कोई भी करियर काउंसलिंग चाहिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ों के बारे में डाउट है, आगे क्या करना चाहिए, एंट्रेंस के रिगार्डिंग है या कुछ भी दिक्कतें हैं, ठीक है, या क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पार्ट 3 के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर।